ऐसे सफेद नहीं आता। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था? कल क्या हमारे लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हमारी ऑर्डर्ड बेसिस क्या होती है, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग हमने कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले थे। उससे पहले हमने डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की बात की थी कि हमारी बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही हमारा क्या होता है, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है। तो फिर हमने डायमेंशन की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस की थी कि अगर कोई भी सबसेट है V का, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है n डायमेंशन सबस्पेस का, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी बच्चों? n से कम या बराबर हो सकती है। कोई स्पैनिंग सेट है सबसेट है V का, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? n के इक्वल या उससे ज्यादा होगी। ऐसे ऐसे हमने सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो थी हमारे डायमेंशन की उसी पे हमने कंप्लीट कर दी थी। आज आता है हमारा डायमेंशन ऑफ सबस्पेस WF ऑफ वेक्टर स्पेस V है कि किसी भी वेक्टर स्पेस VF के अगर हमें सबस्पेस का डायमेंशन निकालना है वो आता है बच्चों। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। रिजल्ट क्या कहता है कि इफ V over F is a finitely generated वेक्टर स्पेस, finitely generated बोल दीजिए, finitely dimensional बोल दीजिए, and W is a subspace of V, then dimension of W is less than equal to dimension of V. तो सबस्पेस इज ऑफ डायमेंशन लो, तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस में क्या होगी? कम होगी। एंड इफ dimension of W is equal to dimension of V, then V is equal to, और अगर कहीं किसी दो वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशन इक्वल आ जाती है तो उन दोनों वेक्टर स्पेस को बच्चों इक्वल होना पड़ेगा, और अगर इक्वल है तो उनके डायमेंशन सेम आनी बिल्कुल। प्रूफ देखते हैं। ये प्रूफ क्या कहता है कि भी हमारे क्या कोई फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है और W क्या है? कोई सबस्पेस है। सबस्पेस मान लीजिए V1 V2 Vn Va बेसिस ऑफ W, कि हमने W की कोई क्या मान ली? बेसिस मान ली कि W की बेसिस में W1 W2 Wm m एलिमेंट्स हैं कि W हमारा m डायमेंशनल सबस्पेस है किसी भी वेक्टर स्पेस V का बच्चों। अगर B हमारे बेसिस वेक्टर स्पेस की W की, तो B क्या आना पड़ेगा? B को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और B क्या करेगा? ये W क्या करेगा बच्चों? स्पैन करेगा। अगर B लीनियरली इंडिपेंडेंट है, B किसमें है? B कंटेन है बच्चों W में, और W क्या है? सबस्पेस है। दिस इंप्लाइज B इज ए linearly independent set of vectors in E, यानी कि B हमारा क्या था? बेसिस है W की, तो W में कंटेन होगा W हमारा सबस्पेस था V का, यहाँ से हमारा जो B सेट हो क्या हो गया? V का क्या होगा बच्चों? सबसेट हो गया। और कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। B क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हो गया। कल हमने हमारी लेक्चर में एक थ्योरम की थी बच्चों, एक्सटेंशन थ्योरम, जो में क्या कहती है कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है किसी वेक्टर स्पेस का, तो या तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इस V की बेसिस बन जाएगा। अगर वो बेसिस नहीं बनेगा तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चों, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि वो इसकी बेसिस बन जाए। यहाँ क्या हो जाएगा कि either B is a basis of V or we can extend B to form basis of, या तो ये B हमारा बेसिस बन जाएगा V की,
या हम इसे क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे और क्या बना लेंगे, वी की बेसिस बना लेंगे। अब अगर वी बी अगर बेसिस बना वी की, तो बी में जितने एलिमेंट है वही हमारे क्या जाएगा, डायमेंशन ऑफ। अब बी हमारे बेसिस में कितने थे, m एलिमेंट्स थे, यानी कि हमारे डायमेंशन ऑफ w कितनी थी, डायमेंशन ऑफ w कितनी है बच्चों, वो है। अगर हमारे यही b हमारा बेसिस बना v का, तो v की बेसिस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m, तो v भी कितना हो जाएगा, m डायमेंशन। तब तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, डायमेंशन ऑफ m और डायमेंशन ऑफ सॉरी w और v। लेकिन अगर ये w बेसिस नहीं बना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं m से एक्सटेंड करके कोई n तक रहेगा इसको, तो जब अब जो सेट बनेगा, वो जो भी सेट बनेगा जो v की बेसिस होगा, जितना v का डायमेंशन होगा वो इस m से ज्यादा होगा। इस नंबर इसमें m एलिमेंट्स है, तो m एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट होंगे अब इसकी बेसिस में, अगर हम इसको एक्सटेंड करके इसकी बेसिस बनाया है तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये डायमेंशन ऑफ v क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ w। यानी हमारे पास दो ही कंडीशन है बच्चों, या तो हमारे डायमेंशन ऑफ w और डायमेंशन ऑफ v सेम हो सकते हैं, कब, अगर यही भी अगर बेसिस बन जाए, और अगर हम इसे एक्सटेंड करना पड़ गया तो हमारा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ w से। ये तो है हमारी ये बात कि डायमेंशन ऑफ w क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v से लेस। अब ये कहते हैं बच्चों कि अगर डायमेंशन ऑफ v और w इक्वल हो गया तो v और w क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अब क्या कहता है कि दो एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का v का, अब उन दोनों की डायमेंशन इक्वल होते हैं। नाउ इफ डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, अगर इनकी डायमेंशन इक्वल है बच्चों, यहां से आ जाएगा b इज ए बेसिस ऑफ w। b क्या हमारी बेसिस है किसकी, w की। b में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, जितने m एलिमेंट है वही हमारा क्या है, w का डायमेंशन है बच्चों। अगर w का डायमेंशन m है, यानी कि हमारे पास b क्या है, बेसिस है, इट मींस b इज ए linearly independent set of vectors equal to dimension of v। क्या बच्चों, हमारी b में m एलिमेंट है, m क्या है, डायमेंशन ऑफ w है, डायमेंशन ऑफ w और डायमेंशन ऑफ v क्या है बच्चों, सेम है। यानी कि हमारे b बेसिस, यानी कि b हमारा जो सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, जिसमें कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, जो किसकी इक्वल है, डायमेंशन ऑफ v के। यानी कि हमारे v का हमारे पास एक ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है कि हमारे v की डायमेंशन भी m है, और हमारे v के पास m लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का ही क्या है, सबसेट है। तो वो सबसेट क्या बनेगा बच्चों, इसकी बेसिस बनेगा। हमने क्या था कि हमारे पास अगर कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, n वेक्टर्स का कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो भी होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। वही बात है यहाँ पे कि b हमारा क्या एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, डायमेंशन ऑफ v के इक्वल है। दिस इंप्लाइज b इज ए बेसिस ऑफ v। अगर b w की बेसिस है बच्चों, b v की बेसिस है, तो b क्या होती है, बेसिस क्या होती है, बेसिस होती है जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो और स्पैन करे किसी भी वेक्टर स्पेस को। अगर ये बेसिस w की है तो स्पैन करके इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम कंप्लीट w को लिख देंगे। अगर ये v की बेसिस है तो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन कंप्लीट है v को। एक ही सेट है बच्चों, उसी की लीनियर कॉम्बिनेशन से हम w को बना रहे हैं, उसी की लीनियर कॉम्बिनेशन से हम v को बना रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, उन दोनों सेट्स को इक्वल ही होना पड़ेगा। कि लीनियर कॉम्बिनेशन तो हम सेम सेट की ले रहे हैं कि उसकी कंप्लीट लीनियर कॉम्बिनेशन w बन रहा है और v भी बन रहा है, क्यों, बेसिस सेम है। और दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों बन रहे हैं, तो इन दोनों क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई w सबस्पेस है v का, तो उसकी डायमेंशन या तो उससे छोटी होगी या इक्वल होगी, और अगर डायमेंशन इक्वल हो जाती है तो उन दोनों को इक्वल ही होना पड़ेगा बच्चों, यानी कि वो उसका प्रॉपर सबस्पेस नहीं हो सकता। अगर कोई प्रॉपर सबस्पेस किसी वेक्टर स्पेस का,
तो उसकी डायमेंशन स्ट्रिक्टली लेस देन होगी किससे, डायमेंशन ऑफ सबस्पेस से बच्चा। इक्वल टू सिर्फ तभी आ सकता है बच्चों डायमेंशन में सबस्पेस और वेक्टर स्पेस की में जब वो दोनों इक्वल हो। इक्वल होने का मतलब है कि जो सबस्पेस हमने लिया है वो इम्प्रॉपर सबस्पेस होगा बच्चों। इम्प्रॉपर सबस्पेस दो ही होते हैं हमारे पास, या तो आप जीरो स्पेस लीजिए या फिर आप क्या लीजिए कंप्लीट खुद भी को लीजिए। अब क्या आता है तो ये तो गई, तो हम यहाँ रिजल्ट क्या लीजिए कि हमें पता चल गया कि जो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू है वो v से लेस देन इक्वल टू आएगी। बट आई कितनी हो कैसे निकालेंगे बच्चों, कि मान लीजिए हमारे पास वेक्टर स्पेस कोई भी n टप्पल करें, वर्किंग रूल क्या रहेगा हमारा, कैसे हम किसी भी वेक्टर स्पेस के सब स्पेस की डायमेंशन को निकालेंगे। अगर हमारे पास कोई भी सब स्पेस दे रखा है, डायमेंशन क्या होगी कि नंबर ऑफ essential arbitrary constant required to write a general vector of subspace क्या कि W के किसी भी वेक्टर को जनरल वेक्टर को लिखने के लिए हमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसकी इस द डायमेंशन ऑफ, वही हमारा क्या हो जाएगा W की डायमेंशन। अगर आपको याद हो बच्चों तो हमने क्या किया था, जब हमने मैट्रिसेस पढ़ी थी तो मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल ट्रायंगुलर या फिर स्केलर मैट्रिसेस, इन सभी में मैंने आपको नंबर ऑफ एसेंशियल या हमारी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज निकलवाई थी। और मैंने उस टाइम पे बताया था कि आज की जो नॉन ट्रिवियल एंट्री हम निकाल रहे हैं जैसे, वही हमारी कल की क्या बन जाएंगी, डायमेंशन बन जाएंगी। तो इसी तरह से क्या रहा है कि मान लीजिए आपको R3 का कोई वेक्टर है, तो आपको किसी भी R3 के वेक्टर को लिखने के लिए कितने कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, x y z। जनरल का मतलब है कि उससे आप किसी भी तरह का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बना सकते हैं, किसी तरह का वेक्टर बना सकते हैं। अगर मैं आपको कोई भी दो फिक्स कर दूंगा तब तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, कुछ गिने चुने ही बनेंगे। अगर मुझे कंप्लीट वेक्टर बनाना है तो एक नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए मेरा, एक नॉन जीरो ये सॉरी नॉन जीरो नहीं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो मेरा R3 की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसी तरह जैसे हमने किसी स्केलर मैट्रिक्स के लिए किया था, स्केलर मैट्रिक्स आते जहां डायगोनल पर हमारा क्या एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो बच्चों, और बाकी हर जगह पे जीरो। अब जीरो के लिए कोई पोजीशन है, जीरो जीरो है। अब हमें कोस्ट कितने चाहिए हैं, सिर्फ एक चाहिए, कोई भी एक, क्या आप याद कर 1 1 कोई भी ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे हम ए को चेंज करेंगे, ए को 1 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, 1.5 ले लिया, 2.5 √3 आटा 1 + आटा, आप कुछ भी ले सकते हैं ए को। जैसे जैसे हम ए को ले जाएंगे हम हर तरह की जो स्केलर मैट्रिक्स है वो बढ़ा सकते हैं बच्चों। तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितनी जरूरत पड़ी, एक बच्चों, तो हमारी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी बच्चों स्केलर मैट्रिक्स की साइड। तो इसी तरीके से ये है। या फिर अगर आपको ऐसा दे रखा हो, और if W is obtained by putting some homogeneous condition on vector space V, then डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ W क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ linearly independent homogeneous restriction
रिस्ट्रिक्शन बोल लीजिए या कंडीशन बोल लीजिए। टू ऑब्टेन W फ्रॉम क्या है कि डायमेंशन ऑफ W तब क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ V माइनस आपने जितनी भी उस पर लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जितनी भी आपने कंडीशंस लगाई है होमोजेनियस, उनमें से 3 4 5 जितनी कंडीशन लगाई है उनमें जितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट आपकी रिस्ट्रिक्शंस है आप उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए डायमेंशन ऑफ V में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। x1 x2 x3 x4 such that x1 plus x2 is equal to 0, x3 plus x4 is equal to 0, 2x1 plus 2x2 plus 3x3 plus 4x3 is equal to 0, x1 x2 x3 x4 belong to real numbers, be a subspace of R4 over R. Then dimension of W हमारा कोई सबस्पेस रखा हो तो R4 का, हमें क्या निकालना है W की डायमेंशन निकालनी है। W की डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, अभी हमने किया है कि हमारी जितनी भी R4 हमारा क्या है 4 टपल का सेट है, इसकी डायमेंशन हमारी कितनी होती है बच्चों 4, डायमेंशन ऑफ W हमारी कितनी आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। अब इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन हम कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें दे रखी है होमोजेनियस कंडीशंस कि x1 plus x2 is equal to 0, x3 plus x4 is equal to 0, 2x1 plus 2x2, 3x3 plus 3x4 is equal to 0। ये क्या होगा हमारा लीनियर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। इसमें अगर हम इसकी को मैट्रिक्स बना देते हैं क्या 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3, ये हमारे क्या आ गई 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आ गई, जिसमें अब यहाँ पे x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जितना हमारा इस ए का रैंक आएगा उतनी हमारी ए के पास या हमारे इस सिस्टम के पास कितनी होगी होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, जितना हमारा ए का रैंक है। हमने बताया था कि अगर हमारा ए का रैंक कोई नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस आता है तो हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ वो क्या होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि अब हमारा क्या काम है, हमारा काम हो जाएगा यहाँ से ए का रैंक, यानी कि 4 माइनस रैंक ऑफ ए के पास जितना भी ए का रैंक होगा इसके पास इस सिस्टम के पास उतनी ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस होंगे। अब इसका रैंक कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से क्या करता हूं R3 को R3 माइनस 2R1, जैसे ही मैं R3 को R3 माइनस 2R1 करूंगा, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस 0, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस 0, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस 3। अब मैं क्या करता हूं फिर से करता हूं, तो R3 को क्या करता हूं R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कर लेता हूं, जैसे मैं 3 टाइम्स ऑफ R2 करूंगा तो ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आप इनको कोई भी ऑपरेशन लगाइए ये 0 नहीं बनेगा। यानी यहां से हमारे पास रैंक ऑफ ए कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया, यानी कि क्या जाएगा हमारे पास 4 माइनस रैंक ऑफ 2 इज इक्वल टू, यानी कि हमारे जो सबस्पेस रखा था इसके पास 3 में से 2 रिस्ट्रिक्शन ऐसे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये थर्ड रिस्ट्रिक्शन है ये क्या है इन दोनों का लीनियर
कॉम्बिनेशन, ये इन पे लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हमारे डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इतना आ जाएगा, जितना डायमेंशन हमारा वी का था यानी कि 4 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन है, कितना हमारी कोरिस्पोंडिंग मैट्रिक्स क्या आएगा, रैंक आएगा। क्या क्या कीजिए, जो होमोजेनियस सिस्टम है उसकी कोरिस्पोंडिंग मैट्रिक्स लिखिए, उस मैट्रिक्स का जितना भी रैंक आएगा आप उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और वो आप स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है हमारा, जो नहीं रहता है कि अगर W1 and W2 be two subspace of finitely dimensional vector space, ठीक है। W1 दो सबस्पेस हमारे फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V के बच्चों, देन linear sum of W1 W2 क्या डायमेंशन कितना जाएगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W, ये आ जाएगा। क्या कहता है कि W1 W2 तो हमारे सबस्पेस है, वेक्टर स्पेस V के फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है कोई, तो W1 प्लस W2 का जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा, W1 प्लस W2 और डायमेंशन माइनस W1 इंटरसेक्शन। तो देखते हैं बच्चों कि मान लीजिए लेट कि B मेरा कोई है W1 इंटरसेक्शन W2, ये जस्ट नोटेशन दी है मैंने, मान लीजिए कोई अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा है, बी ए बेसिस हो, W1 इंटरसेक्शन कि W1 इंटरसेक्शन W2 W1 W2 तो सबस्पेस है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी वहां सबस्पेस बनेगा, सबसे बनेगा तो ये इसके हम क्या मान ली, बेसिस मान ली। नाउ W1 इंटरसेक्शन W2 कंटेन इन W1, ये इंटरसेक्शन कंटेन होता है W1 में भी और W2 में भी, कि अगर ये कंटेन W1 में यानी कि ये भी वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, ये इसका सबसेट भी है, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बन गया, सबस्पेस बन गया इसका W1 का बच्चों। अभी हमने दो कदम किए, उसके हिसाब से अगर W कोई सबस्पेस है V का तो उसकी डायमेंशन क्या आती है, उससे लेस आती है डायमेंशन, सॉरी अब ये सबस्पेस हो गया, देन बीटा बिलोंग्स टू W1, तो बीटा हमारा क्या है, बीटा जो सॉरी बी जो W1 इंटरसेक्शन W2 है, ये वाली इधर आ जाएगा W1 में। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, ये कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है इसका बच्चों W1 का। अब ये इसका सबस्पेस है बच्चों, सबस्पेस है तो क्या होगा कि हम B की जो बेसिस है उसको क्या कर देंगे, एक्सटेंड करके, अभी एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, ये इसकी बेसिस बनेगा या फिर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे कि मान लीजिए देन वी कैन एक्सटेंड B to form a basis of W, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे, मान लीजिए मैंने कर दिया BW1, क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, ऐड कर दिया मैंने, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा बी ए बेसिस ऑफ W, ये हमारी बेसिस बन गई W। सिमिलरली क्या हो बच्चों कि W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा सबसे उठता है W2 का, तो इसकी जो बेसिस है ये इसका लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होता है W2 में, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट तो इसकी बेसिस को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे और एक बेसिस बना देंगे W2 की। गामा 1 गामा 2 गामा 3,
बी ए बेसिस ऑफ W। अब हमारे पास क्या, W1 की बेसिस बन गई, W2 की बेसिस बन गई। हमने मानी सिर्फ W1 इंटरसेक्शन W2 की थी कि ये एक सबस्पेस है, इसकी कोई बेसिस मिल गए में इसकी बेसिस की मदद से हमने इन दोनों की बेसिस को बना दिया कि उसकी बेसिस हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो W1 की भी बेसिस हो गई और W2 की बेसिस। अब W1 की बेसिस अगर ये है तो W1 के एलिमेंट इससे क्या होंगे बच्चों, स्पैन होंगे। W2 के एलिमेंट इससे स्पैन होंगे, यानी कि हम कंप्लीट W1 को इसकी मदद से लिखेंगे, कंप्लीट W2 को इसकी मदद से लिख देंगे। तो बच्चों लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W, यूनियन में जो लीनियर स्पैन है वो क्या आ जाएगा बच्चों, लीनियर स्पैन ऑफ अब W1 के सारे एलिमेंट इनसे जनरेट हो रहे हैं, W2 के सारे एलिमेंट इनसे जनरेट हो रहे हैं, तो यूनियन के एलिमेंट इनसे जनरेट होंगे, इन सभी से मिलकर जनरेट होंगे। अब ये तो दोबारा आ गया, यानी कि इनसे और इससे मिलकर जनरेट होंगे, यानी कि अल्फा1 अल्फा2 अल्फा m बीटा1 बीटा2 बीटा n गामा1 गामा2 गामा, यानी कि ये क्या है हमारा लीनियर सम आ गया W1 यूनियन W2। अब एक रिजल्ट होता है बच्चों कि W1 प्लस W2 ये एक सबस्पेस होता है V का जो जनरेट होता है W1 यूनियन W2 से। ये एक रिजल्ट होता है बच्चों, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि W1 प्लस W2 क्या है, एक सबस्पेस होता है V का जो जनरेट होता है W1 यूनियन W2 से। आज जो जनरेट बोल दीजिए या फिर हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं लीनियर सम ऑफ W1 यूनियन W2। इसका मतलब यही है कि सबस्पेस जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2 कि एक सबस्पेस जो इससे जनरेट हो रहा है। यानी अगर ये मैंने लिख दिया कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2, यानी ये मैं क्या बना दिया बच्चों, W1 प्लस W2 बना दिया। W1 प्लस W2 क्या आ गया यहाँ से मेरा, दिस इंप्लाइज W1 प्लस W2 लीनियर स्पैन ऑफ, और ये कंप्लीट सेट अल्फा1 अल्फा2 अल्फा m बीटा1 बीटा2 बीटा n गामा1 गामा2 गामा। तो हमारा W1 प्लस W2 इस सेट से क्या होगा बच्चों, स्पैन होगा। अगर मैं इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट और प्रूव कर दूं तो ये मेरी बेसिस नहीं बन जाएगा बच्चों इसकी, ये सेट इस सेट ने ये W1 प्लस W2 को स्पैन भी कर दिया। अगर मैं इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट और प्रूव कर दूं तो ये मेरी बेसिस बन जाएगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमसे, कि अल्फा1 अल्फा2 अल्फा m ये हमारे क्या थे, W1 की बेसिस एलिमेंट थे, बीटा बीटा2 बीटा n यहां तक ये सारे क्या थे, W1 की बेसिस थे। अगर W1 की बेसिस थे तो ये सभी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है यहां तक। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारे गामा1 गामा2 गामा p है वो भी अगर इनसे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो हमारी बात बन जाए। तो हमें प्रूव करना है कोई भी गामा आई वो क्या नहीं होना चाहिए, मान लीजिए मैंने लेट बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ बीटा W, कि मैंने मान लिया, मुझे प्रूव करना है कि ये जो गामा1 गामा2 गामा p ये सारे ही क्या इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने उल्टा मान लिया बच्चों कि ये क्या इनके लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर इनके लीनियर डिपेंडेंट है तो इनके लीनियर सम में लिखे जाएंगे फॉर 1 लेस देन I लेस देन P, गामा1 गामा2 गामा p वो सारे इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर गामा1 गामा2 लीनियर कॉम्बिनेशन में है इसके बच्चों, यहां क्या जाएगा, गामा I बिलोंग कर जाएगा बीटा W, कि अगर कोई एलिमेंट इसकी लीनियर सम में है तो उस एलिमेंट को इसे सेट में भी होना पड़ेगा। कि मैं लीनियर सम कर लूंगा 0 1 1 बाकी किसी एक एंटी 1 0 रखूंगा, मैं क्या गामा I बीटा W1 से हो जाएगा। और मेरे गामा I थे कहां से बच्चों, वैसे गामा I मेरे थे बीटा W2 से, आल्सो गामा I बिलोंग्स टू बीटा W2 से। अब बीटा W1 से भी, इस सेट से भी है, इसमें भी गामा I, तो क्या जाए दोनों की इंटरसेक्शन में। दिस इंप्लाइज गामा I बिलोंग्स टू बीटा W1 इंटरसेक्शन W2, इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होंगे बच्चों। इन दोनों की इंटरसेक्शन में क्या बच्चों, इनकी इंटरसेक्शन हो जाएगा अल्फा1 अल्फा2 अल्फा m अल्फा2 अल्फा2 अल्फा, यानी कि इसका मतलब क्या आ गया,
यानी बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 जो हम सेट लेके चले थे, यानी गामा आई चले गए उसमें। अब गामा आई उसमें चले गए तो गामा आई क्या हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा हो गया बच्चों, सॉरी ये आ जाइए कि अगर मैं गामा आई चले गए इंटरसेक्शन में, यहां तक कीजिए कि गामा आई मेरे क्या थे, बीटा W1 में थे, गामा आई में क्या थे, बीटा W2 में भी थे। अगर गामा आई बीटा W2 में थे, हाँ तो यहां से आ जाएगा गामा आई बिलोंग्स टू बीटा W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। यानी कि गामा आई बिलोंग्स टू बीटा W1 इंटरसेक्शन W2, और बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में बच्चे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m जोन से जनरेट हो गए थे। अगर गामा आई उसमें चला गया, यानी कि गामा आई क्या हो गया, गामा आई हो गया लीनियर स्पैन ऑफ बीटा W1 इंटरसेक्शन W2। अगर गामा आई बीटा इंटरसेक्शन में कौन थे, अल्फा आइज थे, कि अगर गामा आई अल्फा आइज की लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे गए तो हमारा ये सेट, अगर ये अल्फा आइज गामा आइज ये अल्फा आइज की अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे गए तो हमारा ये सेट क्या जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन ये क्या थी बच्चों, हमारी बेसिस थी, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। दिस इंप्लाइज बीटा W2 इज लीनियरली डिपेंडेंट, ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का भाई जब हमने माना था कि हमारे गामा आइज में है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा W1 में है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे गामा आइज लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है बीटा W1 के। अगर ये गामा आई गामा 1 गामा 2 गामा p I1 से p के बीच तक अगर ये इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये खुद तो इंडिपेंडेंट थे, अब ये भी इनसे इंडिपेंडेंट आ गए, यानी ये सारे एलिमेंट कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, इस सेट ने इसको स्पेन पहले कर दिया था W1 प्लस W2 को, यानी कि जो ये सेट है अल्फा अल्फा 2 अल्फा m बीटा 1 बीटा 2 बीटा n गामा 1 गामा 2 गामा p, ये क्या बन जाएगा, W1 प्लस W2 क्या बन जाएगा, एक बेसिस बन जाएगा बच्चों। और अगर ये इसकी बेसिस बन गया तो इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट हो गए, m प्लस n प्लस p, इतनी सी क्या जाएगी डायमेंशन। दिस इंप्लाइज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m बीटा 1 बीटा 2 बीटा n गामा 1 गामा 2 गामा p is a basis of W1 प्लस W। अगर ये W1 प्लस W2 की बेसिस हो गई तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए बच्चों, m प्लस n प्लस p, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू m प्लस n प्लस p, m प्लस n प्लस p। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि m प्लस n प्लस p प्लस m कर दीजिए माइनस। अब ये देखिए बच्चों m प्लस n इतने एलिमेंट किसमें थे, हमारे डायमेंशन ऑफ W1 में, जिसमें अल्फा आई और बीटा आई थे, यानी ये क्या हो जाएगा हमारी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस p प्लस m कितने थे कि m से हमने एक्सटेंड किया था p डायमेंशन ऑफ W2, डायमेंशन ऑफ W2 माइनस m एलिमेंट किसमें थे, W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस में, यानी किया जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W, ये आ गया हमारा जो हमें प्रूव करना कि हमारा जब W1 प्लस W2 की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, आप डायमेंशन ऑफ W1 निकालिए, W2 निकालिए, उनको ऐड कीजिए और उनमें से आप डायमेंशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डायमेंशन ऑफ सॉरी W1 इंटरसेक्शन W2, वो आ जाएगी हमारी इसकी डायमेंशन। अब ये क्या कहता है कि हमने ये प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया तो कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब मैं इसको ऐसे करता हूं कि अगर मैं इस तरफ इसकी राइट हैंड साइड में W1 प्लस W सॉरी डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 ऐड कर देता हूं, कुछ मैंने ऐड किया बच्चों, यानी कि
डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 is less than equal to डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W। इसको मैंने हटा दिया, जो चीज नेगेटिव थी, जो इसको कम कर रही थी, वो मैंने हटा दी बच्चों। जब जैसे मैंने इसमें नेगेटिव चीज को हटाया तो ये क्या आ गई, इससे ग्रेटर देन या इक्वल टू है बच्चों। और क्या है बच्चों, डायमेंशन ऑफ W1 कि W1 किसमें कंटेन होता है बच्चों, W1 प्लस W2 में, यानी कि हमारा डायमेंशन ऑफ W1 क्या आ जाएगा, लेस देन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 से। जो हमने आज समझी थी बच्चों कि W सबसेट है कोई V का, सबस्पेस V का, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी डायमेंशन। सिमिलरली इसी तरह बच्चों W2 में हमारा क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 में कंटेन हो जाएगा। यहाँ से भी हम कह देंगे डायमेंशन ऑफ W2 क्या होगी, W1 प्लस W2। अब क्या है कि ये डायमेंशन इससे लेस है, ये डायमेंशन इससे लेस है, तो अब इनमें से क्या कर दीजिए, मैक्सिमम ले लीजिए, यानी कि मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ प्लस नहीं कॉमन ले लीजिए डायमेंशन ऑफ W2। इनमें से जो भी होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा, किससे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 से। और ये किससे लेस हो जाएगा बच्चों कि W1 प्लस W2 का डायमेंशन क्या है, W1 प्लस W2 से लेस हो गया। आल्सो W1 plus W2 is a subspace of V. So dimension of W1 plus W2 is less than dimension of V. किसका डायमेंशन, V की डायमेंशन से लेस है और डायमेंशन W1 plus W2 से लेस है। कि डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 इससे भी लेस है, इससे भी लेस है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे भी लेस होगा। ये लेस हो जाएगा मिनिमम ऑफ इससे डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। इनमें से जो मिनिमम होगा उससे लेस होगा और इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उससे ग्रेटर देन इक्वल टू किसका W1 प्लस W2 का डायमेंशन। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि आपका डायमेंशन जो W1 प्लस W2 का है वो कहां से कहां के बीच में रहने वाला, उसकी क्या क्या लिमिट होगी कि हमारे W1 प्लस W2 का इंटरसेक्शन मिनिमम और V और W1 प्लस W2 अलग अलग होगा, इसके मिनिमम से और इन दोनों के मैक्सिमम से क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अब हम क्या निकालते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 के निकालते हैं कंडीशन ऐसी। वो क्या देंगे बच्चों, यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, वो क्या आ जाएगी, इसको इस तरफ ले आइए कि डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस, ठीक है। ये क्या जाएगा कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब ये क्या है, सबस्पेस है बच्चों किसका, V का। अगर मैं इसकी जगह V का डायमेंशन यूज करता हूं जो इससे ज्यादा या इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ, क्यों, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V क्या था बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ये इनइक्वालिटी आ जाएगी बच्चों। आल्सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। किसी भी सबस्पेस का डायमेंशन, सबसे छोटा छोटा सबस्पेस हमारा क्या होता है, 0 सबस्पेस होता है बच्चों, जिसका डायमेंशन हमारे पास 0 होता है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों। अब ये इससे ग्रेटर देन है, इससे ग्रेटर देन है, तो इन दोनों के मैक्सिमम से ग्रेटर देन होगा, यानी कि मैक्सिमम ऑफ 0 एंड डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ, इसके जो मैक्सिमम होगा उससे क्या होगा, ये बड़ा होगा, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। और क्या होगा बच्चों कि हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, सबस्पेस होता है W1 का, W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा सबस्पेस होता है W2 का।
तो अभी हमने आज जो था उसके हिसाब से डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या जाएगा, लेस देन डायमेंशन ऑफ W1, इसी से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन डायमेंशन ऑफ W2। इससे भी लेस है, इससे भी लेस है, तो इन दोनों के मिनिमम से। जब लेस की बात करेंगे तो हम छोटे छोटे की कम से कम उससे भी लेस होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जिससे हमारी डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और ये तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें W1 इंटरसेक्शन W2 की हमारी लिमिट मिल जाएगी कि हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 हो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इससे 0 और इसके मैक्सिमम से, और W1 और W2 के इंडिविजुअल मिनिमम से लेस होगा बच्चों हमारा डायमेंशन इसका W1 इंटरसेक्शन W2 का बच्चों। तो ऐसे अगर आपको कोई भी दो सबस्पेस दे रखी है W1 W2, उनकी डायमेंशन दे रखी है और आपसे पूछता है कि आपके W1 इंटरसेक्शन W2 की लिमिट सॉरी डायमेंशन क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, पॉसिबल क्या हो सकती है, ये डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की क्या पॉसिबल डायमेंशन हो सकती है। तो अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास बच्चों, जो अभी तक हमने काम किया सारे काम को कवर कर देगा। यानी कि ये क्या कह रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेसेस ऑफ P10R। P10R क्या होता है सबसे पहले, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स डिग्री अप टू 10। यानी कि इसमें क्या आएंगे A0 प्लस A1x A2x स्क्वायर अप टू सो ऑन चलते A10x पावर 10, जहां पे सारे AI कहां से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे, 1 लेस देन I लेस देन 0 लेस देन I लेस देन 10। ये हमारा जो वेक्टर स्पेस होता है ये हमारा क्या होता है P10R होता है बच्चों। इसकी डायमेंशन कितनी होती है बच्चों, 11 होती है। क्या हमारे P&R की डायमेंशन हमारी कितनी होती है, n+1 होती है बच्चों। और अगर आप स्टैंडर्ड बेसिस की बात करते हैं P&R की तो ये होती है बच्चों 1x के अप टू x की पावर n। ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है बच्चों, और आप इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लेते जाइए। आप जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेते जाएंगे सारी लीनियर कॉम्बिनेशन लेके हमारा क्या बना देंगी, वेक्टर स्पेस बना देंगे बच्चों। यानी हमारी डायमेंशन करती है n+1। अब हमें बता देंगे डायमेंशन W1 की W2 की इंटरसेक्शन की और लीनियर सम की। सबसे पहले हम W1 की बात करते हैं, इसमें वो सारी Px हैं जिनके लिए P of 1 0 होगा, P of 3 0 होगा, P of 5 0 होगा, P of 7 0 होगा। P of 1 0 होने का मतलब बच्चों कि P of 1 यानी यहाँ पे x की संख्या रख दीजिए, आप 1 रख दीजिए, यानी कि A0 A1 A2 A10 इज इक्वल टू, जब हम 2 रखेंगे तो A0 प्लस A1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू A2 अप टू 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू A10 इज इक्वल टू, सो 2 नहीं 3 रखना था। ठीक है बच्चों। इसी तरह जब हम 5 रखेंगे तो 5A1 5 स्क्वायर A2 5 रेज़ टू द पावर 10 A0 अब 5 कितना रखेंगे हम 7A1 7 स्क्वायर A2 7 10 8 10 इज इक्वल टू। यानी कि बच्चों जब हमारे W1 वेक्टर स्पेस का W1 जो सबस्पेस हमारे वेक्टर स्पेस का, उसके ऊपर हमने ये 4 होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब हमें इसके डायमेंशन निकालनी है, तो हमने अभी भी किया था थोड़ी देर पहले कि डायमेंशन ऑफ W क्या होगी, वो क्या रहेगा हमारे डायमेंशन ऑफ V की, V का क्या है यहाँ पे हमारा P10R माइनस नंबर ऑफ होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन। अब इसकी होमोजेनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन निकालनी है, होमोजेनियस तो सारी है, इनमें हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट निकालनी है। वो हम कैसे निकाल देंगे, वो हम निकाल देंगे माइनस रैंक ऑफ A, जहां पे A क्या हो गया, अब इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी ये बच्चों कि 1 1 1 1 सॉरी 1 2 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 3 बच्चों 3 3 स्क्वायर 3 टू द पावर 1 5 5 स्क्वायर 5 टू द पावर 10 1 7 7 स्क्वायर 7 टू द पावर। जैसे आप इसको देखेंगे
कि सारी क्या है, चारों चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है। या अब इसको हमें डायरेक्टली दिख रहा है तो ये 1 3 5 7 है, इनकी पावर चल रही है, ये कभी भी एक दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं बने क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होते हैं। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप इसको क्या कीजिए, रो इकोनॉमिक फॉर्म में चेंज कर दीजिए, आपके पास 4 नॉन जीरो रो आ जाएंगी। यानी कि यहाँ से हमारा ए का रैंक कितना आ गया, 4 आया बच्चों। और हमारे P10R का डायमेंशन कितना है, 11। इसी तरह 11 माइनस 4 क्या आ जाएगा बच्चों, ये 7। यानी कि हमारे W1 के डायमेंशन कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह जब हम W2 की बात करेंगे, अब W2 में हमारे पास कितने रिस्ट्रिक्शन है, P1 P2 P3 P5 P7 P11 P13। अब जब हम ऐसे करेंगे तो इसके लिए हमारे पास 7 होमोजेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी इसमें, A0 A1 A2 अप टू A10 इन वेरिएबल्स में। अब उनमें से जब हम क्या करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट छाटेंगे बच्चों, तो आप फिर से देखेंगे कि जैसे आप मैट्रिक्स बनाएंगे इनमें से कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी। तो इसमें जितने 7 हैं तो आप क्या करेंगे, 11 इसकी डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन होगी माइनस लीनियर इंडिपेंडेंट, अब इसमें 7 बच्चों, तो वहां से हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी बच्चों। जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा बच्चों, आपको किसी भी दो वेक्टर स्पेस का इंटरसेक्शन लिखना है बच्चों। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, W1 इंटरसेक्शन W2। इसमें वो सारी पॉलिनोमियल आ जाएंगी बच्चों जो W1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी और W2 की भी, यानी कि जिसके लिए P ऑफ 1 भी 0 आना चाहिए क्योंकि W1 में है, P ऑफ 3 भी 0 आना चाहिए, 5 भी और 7 भी, और क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आ चुका, 2 भी होना चाहिए इज इक्वल टू P ऑफ 2, 3 आ चुका बच्चों, 5 आ चुका, 7 आ चुका, और क्या आना चाहिए, P ऑफ 11 होना चाहिए बच्चों और P ऑफ 13 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 4 है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसमें ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन होंगी, वो हमारी क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 हमने क्या की सारी इकट्ठी कर दी बच्चों। जैसे हमने इकट्ठी कर दी तो हमारी यहाँ से क्या आ जाएगा, अभी क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह साथ ही साथ क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन है, तो हमारे W1 इंटरसेक्शन W2 का क्या आ जाएगा, जो डायमेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा कि 11 माइनस नंबर ऑफ होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन यानी कि 4, कि ऐसा हमारे इंटरसेक्शन का डायमेंशन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे इंटरसेक्शन का आ गया W1 W2 का आ गया, हमें निकालना बच्चों डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, वो हमने भी किया था, क्या आता है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 हमारा कितना आ गया 7, W2 4, इंटरसेक्शन का 4 बच्चों, तो हमारी लीनियर सम का डायमेंशन कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी वेक्टर स्पेस के सब स्पेस के डायमेंशन को आप निकाल सकते हैं, जैसे आज हमने सारा काम किया उसकी हेल्प से बच्चों।